शेर बोलेगा तभी तो शिकारी की असलियत खोलेगा। अब शेर अपनी कहानी खुद बताएगा, संकोच करने का कोई कारण ही नहीं। अब मैं निशंक होकर बात करूंगा। मूक रहकर जीने में क्या मतलब है। मेरा अखबार मूक नायक अब दलितों की हुंकार बनेगा। जनवरी 1920 को जब यह पहली बार अखबार छपा था, सोच कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। मान ले यार कि जब लड़ाई बड़ी और लंबी होती है तो वो अकेले के बस की बात नहीं होती। और तुझे क्या लगता है कि ये दलित मीडिया इस अखबार के पहले नहीं था, लेकिन ये समाज, सरकार और सत्ता से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। लेकिन उस समय मुंबई शहर से निकलने वाले लगभग सभी अखबार एक ही जाति की मुट्ठी में थे। यही सही पकड़े हो तुम। लोग ये भूल जाते हैं कि जब एक जाति नीचे जाती है तो उसके साथ समाज भी नीचे जाता है। और उस समय दलितों के पास रिसोर्स भी कम थे और कभी कभी करेज भी। ओ भाई, जान सबको प्यारी होती है। हम आज सच नहीं बोल पाते, उस समय कौन सुनता था? मैंने क्या कहा था कि कभी कभी एक तारा भी रोशनी देता है और उसके सारे लोगों ने रेगिस्तान पार किए हैं। कोल्हापुर के साहूजी महाराज वो शख्स जिन्होंने दलितों को वो डायरेक्शन दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि समाज में सब बराबर हो। जब सब एक साथ कदम बढ़ाएंगे तो इस देश को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। शाहू जी, आपने दलितों को नौकरी में रिजर्वेशन क्यों दिया? नवल, जब पीढ़ियों से दबे हुए लोगों को अंग्रेज पेशवाओं के खिलाफ खड़ा करने में सफल हो गए, तो अगर उन्हें बराबरी का दर्जा मिल जाए तो क्या ब्राह्मण और महार मिलकर इन अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं भगा देंगे? आपकी और भीम की सोच कितनी मिलती है महाराज? सोचने पे जाति की पाबंदी नहीं होती है ना। गरीब, वंचित, दलित सोचते सभी हैं, कुछ आवाज उठाते भी हैं, पर नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? और ये आवाज बिगुल की आवाज बने, क्रांति की आवाज बने। इसीलिए जरूरी है कि भीमराव इस अधिवेशन को संबोधित करें। प्रणाम। माननीय साहू जी महाराज तथा अन्य प्रबुद्धगण, मैं भीमराव अम्बेडकर सीधी अपनी बात पर आता हूं। हिंदुस्तान एक भेदभाव वाला देश है। हिंदुस्तान एक ऐसी कई मंजिली इमारत है जिसमें न खिड़कियां हैं, न दरवाजे हैं, न सीढ़ियां हैं। महोदय, इंसान जिस मंजिल पर पैदा होता है मरना भी उन्हें वही है। ऐसा क्यों? जो समाज सभी को बराबर न समझे, सभी को बराबरी के हक न दे, उस समाज में सच्चा स्वराज कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए आप सबसे विनती है, इस बंद इमारत में खिड़कियां लगाइए, दरवाजे बनाइए, सीढ़ियां निकालिए और बाहर आइए इस जात पात की इमारत से। बस इसी तरह हमारा भारत सही मायने में आजाद हो सकता है। लेकिन सुनिए, हर सूरत में ये शांतिपूर्ण होना चाहिए। हिंसा हमारा रास्ता नहीं है, ना हो सकता। दूसरी जातियों ने सदियों से जो हिंसा, जो अत्याचार हम पर किए, अगर हम भी वही करें तो हम अलग कैसे हो? नहीं, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। जी महाराज, आप सच में मानवतावादी हैं और हिंदुस्तान में आप जैसा और कोई नहीं। नवल बता रहे थे कि आपको आपके थीसिस बीच में छोड़नी पड़ी।
जी महाराज, कुछ कारणों की वजह से मुझे लौटना पड़ा था, पर अब मन बना लिया, बस थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएं, मैं फिर से विदेश जाऊंगा पढ़ाई करने। इस बार तो लंदन जाने का भी था। नेकी और पूछू, मैं आपको सहयोग देना चाहूंगा, पर मैं किसी शर्त में नहीं बनना चाहूंगा। मैं बांधूंगा भी नहीं। जल अगर बंध जाए तो दूषित हो जाता है, हवा अगर बंध जाए तो बवंडर हो जाती है, और आप तो यूं ही आंधी तूफान है भाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि राजकोष का धन जनता का है, तो आप ये धन अपने सुविधानुसार लौटा दीजिएगा। महाराज, आपने हमेशा मेरे सम्मान की रक्षा की, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। आइए। मिरेकल है नहीं तो कैसे उन्हें ये सपोर्ट मिल गया? ताना, एक ताना। पढ़ना तेरे बड़ों को, और नहीं तो क्या। ये तो तेरे बच्चों के पढ़ने की उम्र है। वो थोड़ा कमाए वो तुझे गहने बता के दे। यहाँ तो उसके लिए खुद के गहने बेचे जा रही है। तुम लोग नहीं समझोगी। लो, हम नहीं समझेंगे। माना कि हमारे घर वाले तुम्हारे साइड के जैसा विदेश जाके नहीं पढ़ते, लेकिन हमारा ख्याल खूब रखते हैं। हाँ, तुमसे किसने कहा कि ये मेरा ख्याल नहीं रखते? तुला मिलेगा टाइगर, हमेशा मेरी तू भी उसका ख्याल रखती है रामी। ऐसी भी क्या पढ़ाई, मतलब पढ़ाई का मोल समझो। ऐसा कर, एक व्यक्ति पढ़ता है तो पूरा समाज पढ़ता है। और वो पढ़ाई पत्नी के जेवर बेचकर होती है। कहने तो फिर से बन जाएंगे। गाज लगा पड़ा है। ऐसा नहीं है साहेब, अगर पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ कर जाए, हम सबके लिए गर्व की बात होगी, सबका भला होगा। हम औरतों का क्या भला होगा? हमारा काम ही क्या है? खाना बनाओ ना बर्तन मांजो, रांधा वाड़ा अब वही सारे वाले बर्तन। चलो चलो इका नहीं करा नंदी जी पार्वती भक्त कैसा रहा आपका अधिवेशन? अच्छा, महाराज ने पढ़ाई का कुछ कहा? तो तुम्हें पता चल भी गया कि मैं पढ़ाई करने फिर से विदेश जा रहा हूं। कैसे सब कुछ जान लेती हो रामी? बाबा के बाद एक तुम ही हो जो बिना कुछ कहे सब समझ लेती हो, सब बूझ लेती हो। साहू महाराज ने आने जाने पर रहने का खर्च दिया होगा, आप ये भी रख लीजिए। ये तुम कहां से लाई? मैंने सोचा आपको किताबों वगैरह की जरूरत होगी, तो मैंने अपने जेवर बेच दिए। रामी, अभी जेवर से ज्यादा आपको रुपयों की जरूरत होगी साहब। मेरी उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, कैसे सब कुछ संभाल लेती हो। तुमने कभी किसी बात की शिकायत तक नहीं की। वो मेरे मित्र ठीक ही कहते हैं, शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ पुण्य के काम किए होंगे जो इस जन्म में तुम मुझे मिली। नहीं, ओए सुन, अरे सुन यार, ये तूने दो सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्यों? सिंपल, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। यस, नाउ आई गॉट द आंसर। आई वाज अमेज्ड कि बाबा साहब ने एमए, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, डीलिट, पीएचडी, चार डॉक्टरेट डिग्री, कितना कुछ किया यार। क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़ाई ही सक्सेस का रास्ता है। और पेशेंस भी। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, संस्कृत, पाली, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, कितनी लैंग्वेज आती थी उन्हें। पढ़ना तो पैशन था उनका, और इसी पैशन में लंदन से वकालत की डिग्री लेने के दौरान उन्हें इतने अधिकारों का पता चला जो समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। मनुष्य के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो उसे जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, लेकिन हमें तो जन्म से ही जाति मिलती है और उसके साथ जुड़ी गालियां। अरे ऐसा नहीं है। अब जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, जिन्हें जीवन के मूल अधिकार पता नहीं, वो बाकी अधिकारों को कैसे समझेंगे? इस बार बाबा साहब जब विदेश से भारत आए तो लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थी। देख लीजिए अपने नायक को। देख रहे हैं आप,
आज आपका स्वागत किसी समर नेता से कर नहीं हुआ है। ये आप प्रेम प्रदर्शन करवा रहे हैं या शक्ति प्रदर्शन? आप पूरे दलित समाज के कर्णधार। नहीं, मैं सबका हूं, इस बात रहे। जितना मैं तुम्हारा हूं उतना इनका भी हूं, मैं पूरे समाज का हूं। आप आज से और अभी से सक्रिय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी शुरू करें ताकि स्वाधीनता के संघर्ष में हम दलितों के योगदान को भी आवाज मिले। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप सभी का स्नेह सम्माननीय है, पर अभी मुझे कोल्हापुर महाराज का ऋण अदा करना है। ये पैसा जनता का है, जितनी जल्दी जनता को लौटा दिया जाए उतना बेहतर। साहिब, और फिर आप ये ले लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ये ऋण मैं ताज जिंदगी अदा नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे वकालत पर ध्यान देना है। और आप सबके लिए एक मशवरा है, इन नारों, इन पूर्वाग्रहों से बाहर आइए। अगर वाकई समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो लड़िए, लेकिन सबके लिए लड़िए। समाज में जो भी शोषित है, जो भी पीड़ित है, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, दलित हो, स्वर्ण हो, महिलाएं हो, सबके लिए लड़िए। बस इसी तरह हमारा देश आगे बढ़ सकता है। एक दलित वकालत की सबसे बड़ी डिग्री, वो भी लंदन से लेकर भारत आ जाए तो हमारे समाज में रहेगा वो दलित। और हम जासूस बनकर ये देखने में लग जाएंगे कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि बुद्धि जाति की गुलाम नहीं होती। इंटेलिजेंट लोग रीजन या रिलीजन देखकर पैदा नहीं होते, वो पैदा होते हैं समाज की सोच बदलने के लिए। देखते जाओ, अब यहाँ भी अछूतों की लाइन लगेगी। और इन्हें केस देगा कौन? जिनके पास पैसा है वो इनकी जाति देख के दूर भाग जाएंगे। और इनके जाति के पास तो पैसे नहीं है। तो कैसा चलेगा रे, बेचारे का वकाल है। कोर्ट के बाहर तो जगह ना, आप दुकान लगा लो। हाँ, चल जाए तो अच्छा, वरना खानदानी पेशा तो है ही। लोगों के ये ताने मुझे और एनकरेज करते थे। कई रुकावटों के बावजूद मेरी वकालत चल पड़ी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हुआ क्या है? पानी पीने को नहीं मिलता। तालाब से पानी पीने गए, घोड़े की जबान काटी। क्यों हो रहा था ये सब हमारे समाज में? अरे हवा पानी तो सभी का है, इतनी छोटी सी बात के लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं वहां जाऊंगा, मैं जल सत्याग्रह करूंगा। जल मेरा मानवीय अधिकार है।